नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया है। 18 साल पुराना है ये मामला। कई दिनों तक इस पर बहस चली और उसके बाद अदालत ने पहले अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। 2005 और 6 के इस सीरियल मर्डर केस में निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। ये आरोपी था और इसे निचली अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। ये जो कोठी थी नोएडा में, कोठी नंबर D5, उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोली पंढेर की कोठी का केयर टेकर भी था और उस पर आरोप था कि वो लड़कियों को लालच देकर छोटी बच्चियों को कोठी में लाता था और वहां पर रेप करके हत्या कर देता था। बाद में लाश के टुकड़े करके बाहर फेंक आता था। अब इन दोनों के रिहा होने पर एक बड़ा सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर किसने की थी ये हत्याएं। 2005 और 6 के दौरान जो ये अपराध हुए, जिसमें 19 कंकाल मिले थे महिलाओं के, बच्चियों के, जब पंढेर और कोली दोनों रिहा हो गए हैं, तो फिर इस गुनाह का आरोपी कौन है? और आपको सबसे पहले दिखा दें कि ये जो निठारी कांड है वो है क्या। ये बात 18 साल पुरानी है, इसलिए याद दिलाते हैं कि क्या हुआ था इस केस में। 2005 और 6 के बीच सीरियल रेप और मर्डर किए गए। नोएडा के निठारी में कोठी नंबर D5 से जुड़ा ये कांड है। निठारी गांव की दर्जनों लड़कियां गायब हो गई थी। मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पास नाले से नर कंकाल मिले। 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। पुलिस जांच में खौफनाक खुलासे हुए थे। लड़कियों के अपहरण, रेप और मर्डर का खुलासा हुआ। पंढेर और कोठी के केयरटेकर सुरेंद्र कोली पर आरोप लगे। कोली लड़कियों को लालच देकर कोठी में लाता था। पुलिस ने पंढेर और सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया। बाद में यह मामला CBI को सौंप दिया गया। निचली अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब दोनों को बरी कर दिया है। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं जो पीड़ित परिवार हैं, उनके वकील खालिद खान, जिन्होंने ये केस लड़ा है। आपने ये केस लड़ा पीड़ितों की तरफ से खालिद साहब, और बहुत सारे इसमें बच्चे मारे गए, लड़कियां मारी गई, नरकंकाल मिले। 16 मामलों में ये बरी हो गए हैं लोग जो हैं, और ये लंबी लड़ाई चली है इनको, ये पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की। अब जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि CBI ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था वो शुरू से ही बहुत ज्यादा ढीला ढाला इसमें इन्वेस्टिगेशन था। टोटल जो डिपेंड था केस, वो सरकमटेंशियल एविडेंस का केस बनाया गया था शुरू से। और इसके अलावा इसके अंदर में जो मेन एक्यूज था मोनिंदर सिंह पंढेर, उसके संबंध में बड़ी ही हल्की इन्वेस्टिगेशन की गई थी, जिस कारण से केवल उनका कंसंट्रेशन कोली के ऊपर रहा है जो सेकंड एक्यूज में था। अब उसके बावजूद भी जितनी हमने इसमें कोशिश की, जो एविडेंस आए हैं ट्रायल कोर्ट के सामने और जो एप्रिशिएट किए हैं ट्रायल कोर्ट ने, वो टोटल सर्कमटेंशियल ऑफ एविडेंसेस की चेन थी, जिसके बेस पे ये सारी सजाएं दी गई थी। और चूंकि मोनिंदर सिंह पंढेर पे तो शुरू से ही केवल 3 मामलों में ही फांसी की सजा हुई थी, बाकी तो मेन कंसंट्रेशन कोर्ट ने भी सुरेंद्र कोली पर रखा था। तो अब चूंकि ये 16 के 16 केसेस में बरी करना, जबकि किसी व्यक्ति के घर से सारी डेड बॉडीज मिलना, उसके घर से काटने की आरी मिलना और उसके घर से सारी वो सर्कमस्टेंसेस मिलना, जिसके आधार पे कम से कम प्राइमा फेसी नहीं बल्कि एविडेंस के बाद भी केस मेड आउट हुआ था। तो ऐसी स्थिति में बड़ा ही, अभी पूरा जजमेंट हम पढ़ नहीं पाए हैं हाई कोर्ट का, लेकिन ये पक्की बात है कि ये जो जजमेंट है ये केवल इस आधार पर इन्होंने ये इनको बरी किया है कि साइंटिफिक एविडेंस पे भरोसा नहीं किया है हाई कोर्ट ने। उन्होंने ये कहा है कि चूंकि डायरेक्ट कोई भी एविडेंस कोर्ट को नहीं मिल पाया है, इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट गवाह नहीं है जिन्होंने देखा हो
केवल साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड पूरा ट्रायल चला है। जी, साइंटिफिक एविडेंस पर ये ट्रायल चला और इस तरह के सबूत नहीं मिल पाए और इसलिए ये लोग छूट गए हैं। लेकिन अगर हम देखें बड़ी तस्वीर तो इसमें इतनी ज़्यादा लड़कियों को मारा गया, लड़कियां मरी, गायब हुई, अब उन्हें इंसाफ नहीं मिला है और आपने उनके लिए ये केस लड़ा। अफसोस है आपको इंसाफ नहीं मिल पाया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, जो हमने अब तक की लड़ाई लड़ी थी उसके अंदर में जो जो एविडेंसेस फाइल के ऊपर हम लेकर के आए थे, उसमें जो हाई कोर्ट ने ये बड़ा ही निराश करने वाला जजमेंट दिया है। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हम आगे अब जो है इसमें आगे की लड़ाई की तैयारी करेंगे। और जो विक्टिम्स हैं उनको अभी न्याय पूरी तरीके से मिला नहीं है, वो जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। और हाई कोर्ट ने जजमेंट लोअर कोर्ट का पलट करके जो इनको बरी किया है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण, निराशाजनक फैसला है इन विक्टिम्स के लिए। दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक फैसला आपको ये लग रहा है और अफसोस है क्योंकि पीड़ितों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला पूरा। और आप ये कह रहे हैं कि इसमें वजह ये रही कि सबूत कमजोर रहे, सीबीआई ने जो है वो ठीक तरह से साक्ष्य पेश नहीं किए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे ये केस रहा, यानी कि मजबूती से वो सबूत नहीं पेश किए गए। डेफिनेटली जो सीबीआई ने टोटल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस बनाया था और उसमें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर भी आप ये देखिए, जो पंडेर से जो आरी बरामद की थी जिससे ये बच्चों को काटता था और कन्फेशन था नोएडा पुलिस का, उसको भी सीबीआई कोर्ट ने इनिशियल स्टेज पे दिखाया नहीं, उस पर रिलाई ऑन नहीं किया, बल्कि पीड़ितों की तरफ से बाद में वो पेश की गया वो डॉक्यूमेंट। तब जो लोअर कोर्ट है उसने उसको अपने उसमें लिया साक्ष्य में। लेकिन सीबीआई ने कभी नहीं माना कि पंडे से कोई भी आरी बरामद हुई हो। तो सीबीआई ने चूंकि माना ही नहीं, जो एक तरीके से कहना चाहिए वो वेपन है जिस वेपन से उन बच्चों को मारा गया, काटा गया, सीबीआई ने उसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कोर्ट के अंदर में, बल्कि पीड़ितों की तरफ से वो टोटल केस डायरी जो नोएडा पुलिस की थी, जो सीबीआई के द्वारा छिपाई गई थी, वो सारी सामने रखी गई लोअर कोर्ट के, तब जाकर के। तो डेफिनेटली इन सब का जो खामियाजा है वो मुल्जिमों को फायदा मिलना था और खामियाजा तो अभियोजन पक्ष को भुगतना ही था। बिल्कुल, तो खामियाजा भुगत रहे हैं अभियोजन पक्ष, यानी कि जो पीड़ित हैं, पीड़ित के परिवार वाले हैं। और इस मामले में अब यही बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर आरोपी है कौन, उनका दोषी है कौन, जो बच्चियां मारी गई हैं, जो नरकंकाल वहां मिले। ये वही बात हो गई कि समझ ही में नहीं आया, जैसे एक पिक्चर बन गई थी कि हु किल्ड जेसिका लाल, कुछ उसी तरह का मामला है कि इतने बच्चे मारे गए, कंकाल मिले और आरोपी कोई नहीं है इसका। 19 बच्चों की डेथ हुई, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उनकी डेड बॉडीज मिली, हड्डियां, नरकंकाल मिले, इनमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन बात फिर वही आती है कि इन 16 बच्चों को मारा किसने। जो भी सर्कमस्टांसेस बोलती थी, जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, वो सारे मोनिंदर सिंह पंदेर की और सुरेंद्र कोहली तरफ इशारा कर रहे थे। और इसके अलावा उन सबकी जो चेन जोड़ी गई थी लोअर कोर्ट ने, और उसके बाद में जो भी एविडेंसेस लोअर कोर्ट लाई थी सामने, उसके बेसिस पे ही ये जो है कन्विक्शन का जजमेंट पास किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी सीबीआई की जो फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन रही, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा इवन पीड़ितों को। इसमें एक बात मानने वाली सबसे बड़ी है, देखिए आप, ये बेशक सजा से बच गए, लेकिन जो सबसे बड़ा इसके अंदर में पिंकी जो लड़की थी, वो पायल बड़ी का फादर नंदलाल, उसको सजा हुई, उसको बयान बदलने की सजा हो गई। लेकिन जो दो मेन मुलजिम थे उनको 16 के 16 केसों में हाई कोर्ट ने बरी किया। तो उससे कहीं ना कहीं जो नंदलाल को सजा मिली थी झूठ बोलने की, इनको बचाने की, उससे थोड़ा बहुत उनके जख्मों पे कहीं मरहम लगा था उससे कुछ समय पहले, जब लोअर कोर्ट ने सजा दी थी इसको, नंदलाल को, पायल बड़ी के फादर को, विक्टिम के। लेकिन अब जो ये जिस तरीके से 16 के 16 केसेस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को एक सिरे से दरकिनार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इन दोनों को बरी किया है, वो अपने अपने बहुत बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक फैसला है। और इसमें मुझे लगता है कि जो एविडेंसेस लोअर कोर्ट ने
अप्रिशिएट किए थे, उनकी तरफ माननीय उच्च न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। साइंटिफिक किसी भी एविडेंस को नहीं माना है। बाकी पूरा फैसला आ जाए, उसके बाद उसकी स्क्रूटी करने के बाद ही आगे की रणनीति इसमें तय होगी कि क्या करना है। तो जी आप कह रहे हैं कि इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं, आगे की रणनीति तय करेंगे और आगे भी इस मामले को लेकर जाएंगे, क्योंकि जो विक्टिम्स हैं, पीड़ित हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। जो लोअर कोर्ट ने जिस बिना पर फांसी की सजा दी थी, आगे जाके उच्च न्यायालय में ये मामला पलट गया है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बिना पर कुछ भी ऐसे सबूत नहीं मिले। केस जो है उसी आधार पर लड़ा गया, पर ऐसे सबूत नहीं थे जिससे कि इन लोगों को सजा मिल सके, और इसीलिए ये लोग जो हैं, दोनों जो आरोपी थे वो बरी कर दिए गए हैं। निठारी कांड की पीड़ितों में एक बच्ची ज्योति थी, जो उस वक्त 10 साल की थी, वो भी गायब हो गई थी। बहुत सारी बच्चियां गायब हुई थी इस मामले में। 2005 और 6 की ये बात है, जब एक के बाद एक ये कहानियां आ रही थी, हेडलाइंस बन रही थी। बाद में इस बच्ची के कपड़े और दूसरे सामान बरामद किए गए। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने बात की है आज के दिन ज्योति की भाभी पूजा से। निठारी कांड के आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। 18 साल पहले का ये मामला है। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 31 की उसी D5 कोठी के बाहर हूँ, जहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी। अब ये कोठी मलबे के रूप में तब्दील हो चुकी है। कोठी में तमाम पेड़ पौधे उगाए हैं और तब से लेकर आज तक इस कोठी में कोई रहता नहीं है, क्योंकि ये कोठी जांच के दायरे में थी। इस कोठी को खोदा गया और यहाँ से कई कंकाल मिले। इस वक्त मेरे साथ एक मृतक की भाभी हैं जो इस वक्त हैं, उनसे पूछते हैं क्या नाम है, पहले अपना बताइए। पूजा, आपकी कौन थी जो जिनकी डेथ हुई थी यहाँ पर? मेरी ननद थी ज्योति, जिसको अंदर बुलाया और उसको मतलब जानता था। सुरेंद्र कोहली हमारी दुकान पर जाकर बैठता था, तो उसको लगा कि ये अंकल मुझे जानते हैं, तो इस वजह से उसने गेट से उसको बुलाया कि इधर आओ। तो वो अंदर चली गई और उस दिन से वो बेचारी वापस नहीं आई। और जब ये 1 साल कुछ महीने बाद केस खुला, तो हमारे ससुर जी को उसका सर और उसकी कपड़े वपड़े सब इसमें मिले। तो मैं यही कहना चाहूँगी सर, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि हमारे ससुर जी केस लड़ते लड़ते अब तक की अभी भी वो लड़ रहे हैं केस। हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है। ये 18 साल कितने मुश्किल भरे थे आपके? आप लोग लगातार लड़ाई कर रहे हैं, तब से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कितना मुश्किल भरा वक्त आपके लिए? हमेशा जब भी तारीख आई, कुछ भी हुआ, हमारे ससुर जी को बुलाया और वो गए, हर तारीख पे गए हैं। पर जो भी फैसला हुआ वो गलत हुआ। सबूत, अगर कोर्ट सबूत मांग रहा है तो सबूत बहुत हैं। सबूत वो देखना नहीं चाह रहे, वो उनकी मर्जी है कि वो सबूत की तरफ देखना ही नहीं चाह रहे। जो आप वाला केस था उसमें गाजियाबाद की कोर्ट से क्या दोनों आरोपियों को सजा हुई थी? सुरेंद्र कोहली और पंडेल को तो सजा सुनाई गई थी आप वाले केस में जी, पर अभी तक तो ठीक था जो भी चल रहा था, पर आज जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। तो अब आप क्या करेंगे? ये फैसला आ गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, क्या करेंगे? फैसला यही है कि अगर इस केस को दोबारा से स्टार्ट करते हैं या उसको अंदर करने के बाद तारीख लगती है, तो उसमें हमारे ससुर जी आगे चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल। पर उनकी उम्मीद ये नहीं है कि वो अब उसके केस में पैसा लगा पाए, क्योंकि जो था उन्होंने 17-18 साल लगाया, बहुत लगाया। ज्योति जो 2005 में 10 साल की थी और इसी घर में आई थी, ऐसा इनका कहना है, और उसके बाद गायब हुई। फिर उनके शव के अवशेष यहाँ से मिले, कुछ कपड़े मिले, और अब इस मामले में जो फैसला आया है उस फैसले ने इनको हैरान कर दिया है, इनको परेशान कर दिया है। नोएडा से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर, क्योंकि मुकेश वो पत्रकार हैं जिन्होंने इस खबर को तब भी कवर किया था, लगातार इसके ऊपर रिपोर्टिंग करते आए मुकेश, और ये एक लंबा समय बीत गया है इसको, और ऐसा उस समय हर की जुबान पे ये निठारी कांड था, लेकिन लोग भूलते चले गए। और अब ये मामला सामने आया, जब इतने बड़े अपराध में आज ये बात सामने आ रही है कि अपराधी इसका कौन है गुनाहगार, ये बात साफ ही नहीं है। आप उस समय को याद करना चाहेंगे? आपने इसको कवर किया था, कई ऐसी कहानियां सामने आई थी, 19 नरकंकाल मिले थे, लड़कियां गायब हुई थी, और ये मामला लंबा चला है उसके बाद। देखिए, बिल्कुल ये D5 कोठी है जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, और यहाँ भी मैं सालों बाद पहुँचा हूँ। तब ये कोठी थी, पूरा
एक अच्छा मकान था, एक आलीशान कोठी थी, लेकिन अब ये पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया है और यहाँ पर पेड़ पौधे उगाए हैं। अंदर घुसना बहुत मुश्किल है क्योंकि पूरा मकान खाली पड़ा है। तो 2 दशक होने वाले हैं और उसके बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। जब ये केस हुआ था तब मैंने इस केस को करीब 1.5 से 2 महीने यहाँ हर रोज़ खड़े होकर कवर किया था। इसके बाद जब ये मामला कोर्ट में पहुँचा तो हम लगभग हर तारीख में कोर्ट में गए। उसके बाद ये मामला फास्ट ट्रैक में आ गया और गाज़ियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट में केस चलता रहा। उस दौरान लोगों के मन में इस पूरे मामले को लेकर इतना गुस्सा था क्योंकि करीब 19 बच्चों की हत्या कर दी गई थी, उनके साथ दुष्कर्म हुआ था और सीबीआई ने अपनी जांच में ये भी कहा था कि सुरेंद्र कोहली ने हत्या करने के बाद बच्चों के साथ में रेप किया और उनके मांस को खाया और ये भी कहा था कि सुरेंद्र कोहली साइकोपैथ है। तो लोगों के मन में उस समय इतना गुस्सा था कि जब आरोपियों को गाज़ियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया तो वकीलों ने और आम लोगों ने मिलकर उनको कोर्ट में इतना मारा था कि दोनों लहूलुहान हो गए थे। उसके बाद किसी तरह से पुलिस उनको बचाकर वहां से ले गई थी। यहाँ तक कि जो वकील थे उन्होंने कुछ मीडिया कर्मियों की भी पिटाई कर दी थी। तो ये मामला बहुत ही सुर्खियों में रहा और जिस तरह का ये अपराध था, जिस तरह का जघन्य अपराध है, शायद दुनिया में कहीं ऐसा अपराध हुआ हो जब एक घर में 31 बच्चों को या 19 बच्चों को मारा गया हो, हत्या के बाद उनके साथ दुष्कर्म हुआ हो, उनके शव के टुकड़े किए गए हों और शव के टुकड़े घर में ही छुपा दिए गए हों। तो अपने आप में बड़ा यूनिक अपराध है, बड़ा जघन्य अपराध है और दुनिया में ऐसा कोई केस पिछले 2 दशकों में सुनने में नहीं आया है। तो लोग इस मामले को अभी भी याद करते हैं, ऐसा नहीं कि याद नहीं करते हैं, अभी भी याद करते हैं। हालांकि लंबा वक्त बीत गया है और यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत हुआ है, जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं उनके साथ ये अन्याय हुआ है और जो गरीब परिवार हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि अधिकतर लोग जो विक्टिम थे वो यहाँ से निकल चुके हैं, अब यहाँ रहते नहीं हैं। क्योंकि ये मेरे लेफ्ट में जो स्लम बस्ती है ये निठारी गांव है और यहाँ गांव में गरीब परिवारों के लोग यहाँ पर रहते थे जिनके बच्चे यहाँ पर मारे गए, तो वो घर छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। कुछ परिवार हमें मिले हैं जिनसे हमने बात की है, लेकिन अपने आप में बेहद चौंकाने वाले मामला। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर पंढेर ने इन बच्चों को नहीं मारा है तो फिर आखिर मारा किसने है, ये सवाल हमेशा हर किसी के जहन में रहेगा। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाती है और वहाँ से क्या कुछ जो पीड़ित हैं उनको क्या कुछ इंसाफ मिलता है या फिर ये मामला यूं ही चलता रहेगा। जी धन्यवाद आपका मुकेश। आपने बताया कि लगातार आप इसको रिपोर्ट करते रहे। लगभग 18 साल पुरानी ये बात है और वो घर जहां पर ये कांड हुआ था, मुकेश उसी के सामने खड़े थे इस समय और बता रहे थे कि अब यहाँ पर क्या हालात हैं। अफसोस की बात यह है कि ये बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध हुआ था, इतनी सारी बच्चियों की जान गई थी, बच्चों की जान गई थी और इसके बाद अभी इसमें कोई आरोपी अब तक किसी को कोई साबित नहीं हो पाया है और जो 2 आरोपी थे वो बरी हो गए हैं। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं, इस समय हम लौटते हैं और लौट कर देखेंगे कि इजराइल और गाजा में जिस वक्त लड़ाई चल रही है वहां पर फंसे हुए लोगों का, बंधकों का अब क्या हाल है, उनके लिए क्या उम्मीद बन रही है। गाजा और इजरायली फोर्सेस के बीच युद्ध जारी है, इसे लेकर जो ताज़ा हालात हैं सबसे पहले हम इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इजरायल ने किसी भी सीज फायर से इनकार किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि दक्षिणी गाजा से कोई मदद आने का फैसला नहीं लिया गया है और न ही लोगों के बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है। मिस्र और गाजा में राफा क्रॉसिंग अब तक खुला नहीं है। मिस्र गाजा क्रॉसिंग पर राहत ले जा रहे ट्रक भी खड़े हुए हैं और बड़ी तादाद में लोग भी वहां पे जमा हैं। लेकिन मिस्र राफा क्रॉसिंग खोलने से पहले सुरक्षा गारंटी चाहता है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमास ने उन 199 लोगों को बंधक बनाया हुआ है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज कल इजरायल जाएंगे। इजरायल गाजा युद्ध का अब 10वां दिन है। इजरायल की डेडलाइन खत्म हो गई है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सीमा पर सैकड़ों इजरायली टैंक है। अब इजरायल की जमीन समंदर से हमले की तैयारी है। युद्ध में 286 सैनिक समेत 1400 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं। युद्ध में
2670 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, करीब 10,000 घायल हैं। गाजा में इजरायल ने ईंधन बंद कर दिया है, बिजली और पानी सप्लाई भी बंद है। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह, जो टेल अवीव में मौजूद हैं और लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बल्कि उमाशंकर सबसे उन पहले पत्रकारों में हैं जो वहां पे पहुंचे। उमा, यहां अब कई तरह की बातें हैं कि वहां पर इजरायली फोर्सेस तैनात हैं, ग्राउंड अटैक की तैयारी है। तो इस समय क्या वहां पे स्थिति है? क्या जो ग्राउंड अटैक की बात हो रही है उसकी अब क्या प्रोबेबिलिटी लगती है? जी देखिए नगमा, ग्राउंड अटैक की जो बात है ये कहा गया था अनौपचारिक तौर पे कि इसी वीकेंड पर शुरू होगा, यानी सैटरडे संडे को इसको होना था, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। अब इससे जो इसका जो मतलब निकल कर सामने आता है वो ये कि अभी भी इजराइल जो है वो कई तरह के आकलन करने में जुटा है। नंबर एक, जो अगर वो ग्राउंड फोर्स के साथ घुसता है गाजा में, तो गाजा में हमास के जो लड़ाके हैं वो भी अपनी पोजीशन लेकर बैठे हैं और जिस तरह की तंगलियां और जो वहां पे सुरंगें हैं उसमें हमास की तरफ से जो एक मुकाबला दिया जाएगा, इजराइल को अंदेशा है कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटी इनके पार्ट पे भी होगी। तो इस बात का आकलन किया जा रहा है कि किस तरीके से करें, तभी आर्टिलरी फायरिंग की जो लगातार जो एक जो सिलसिला है वो यहां से चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक हमास के ठिकानों को पहले ही नष्ट कर लिया जाए और उसके बाद अंदर घुसा जाए। दूसरा जो मोर्चा है वो है कूटनीतिक मोर्चा। यहाँ अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन आए थे और उसके बाद वो कई देशों के दौरे पर गए। वो जॉर्डन गए, कतर गए, उसके बाद बहरीन गए, सऊदी अरब गए, यूएई और इजिप्ट के दौरे के बाद वो वापस आज यहाँ इजराइल पहुंचे हैं और उनकी जो मुलाकात है वो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो है वो चल रही है। तो एक आकलन जो है वो ब्लिंकन करके लौटे होंगे, क्योंकि हर देश को उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि हमास का जो हमला था वो कितना बड़ा था और इस आतंकी हमले में किस निशंस तरीके से हत्या की गई और इजराइल को बदला लेने का हक है। उनका मकसद ये था कि जब ये इजराइल हमला करता है, ग्राउंड ऑफेंसिव करता है, तो बाकी के देश, ईरान जैसा देश हो या जॉर्डन जैसा देश जो हो, वो इसमें ना कूदे। उनकी बात तो जरूर सुनी गई होगी और उनको भी कुछ बताया गया होगा जो बयानों के जरिए बेशक सामने न आया हो। तो अब ब्लिंकन यहाँ पहुंचकर उस स्थिति का आकलन जो है वो नेतन्याहू के साथ उसमें सलाह कर रहे होंगे कि आगे किस तरह से बढ़ा जाए। इस बीच एक अहम बयान अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आया और वो कहा कि युद्ध के जो तौर तरीके हैं उसी नियमों के तहत जो है वो इजराइल अपना बदला लेगा और गाजा पर जो कब्जा है वो बड़ी गलती होगी। तो आज ही यूएन में इजराइल के प्रतिनिधि के जरिए ये साफ कर दिया गया है कि इजराइल जो है गाजा पर कब्जा नहीं करेगा, बल्कि हमास के खात्मे के बाद वो लौट आएगा। तो ये जो ग्राउंड की जो तैयारी है और जो कूटनीतिक एक जो मोर्चेबंदी है उसमें देखना है कि रास्ता किस तरह से निकलता है। और आपने जिक्र किया आखिरी बात की, गाजा में जो जरूरतमंद लोग हैं उनके पास मदद नहीं पहुंच पा रही। तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो मदद भेजने की गुहार लगा रही है। इजिप्ट कह रहा है कि मदद जाने दीजिए, लेकिन इजराइल अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और ये भी एक मानवीय त्रासदी ये जो पैदा कर रहा है। मदद की क्या एक बीच का रास्ता निकलता है, ये अभी देखने की बात होगी। जी, आप जो इस मदद की बात कर रहे थे, ह्यूमैनिटेरियन एड की, उस पर ही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हम खबरें देख रहे हैं अलग अलग सोर्सेज के जरिए कि राफा बॉर्डर जो ओपनिंग है वहाँ पे ट्रक्स जमा हैं, लोग जमा हैं और लोग निकलना भी चाह रहे थे, लेकिन इजिप्ट चाहता है कि किसी तरह की गारंटी भी दी जाए सिक्योरिटी की। तो और क्या जो ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ आनी है वो और रास्तों से भी आ सकती है? क्या यहाँ पर स्थिति है ह्यूमैनिटेरियन एड की, क्या पहुंच पा रही है कहीं और से? देखिए जो तमाम सप्लाई जाती थी गाजा में वो जो इजराइल के रास्ते से जाती थी और जो केरम सलोम यहाँ पे जो चेक पोस्ट है वो एक मुख्य चेक पोस्ट है जिसके जरिए तमाम आपूर्ति जाती थी। इस शनिवार के हमले के बाद, 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने सब कुछ बंद कर दिया। एकमात्र रास्ता जो है वो राफा का बचता है जो कि इजराइल कंट्रोल, जो कि इजिप्ट के कंट्रोल में आता है। अब उस तरफ से भी अलाउ नहीं कर रहा है इजराइल, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये अलाउ कर दिया तो फिर जो उसके पास जो एक बार्गेनिंग पावर है वो खत्म हो जाएगी। बंधक को छुड़ाने की कोशिश लगातार इजराइल की तरफ से की जा रही है और अमेरिका जो है बाकी देशों के साथ सलाह करके एक मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। लेकिन जो वहां पे लाखों की तादाद में जो लोग हैं जिनको कहा गया उत्तर से दक्षिण की ओर जाने के लिए लाखों की तादाद में लोग गए हैं और जो खान यूनिस जैसा शहर है उस पर बहुत ज्यादा दबाव जो है
आबादी का वो बढ़ गया है शरणार्थियों के चलते। तो जो एक मानवीय त्रासदी की स्थिति है, जो आपने कहा जो कपड़े और जो बाकी मदद की चीजें जो पहुंच रही हैं वो इजिप्ट में आकर वहीं पे ठहर जा रही है। राफा पे हजारों की तादाद में जो लोग जमा है, दो उम्मीद से वो जमा है। एक तो उनको लगता है कि वहां से उनको बाहर निकलने दिया जाएगा, और शुरुआत में इजराइल ने कहा भी था कि उस रास्ते जो निकलना चाहे निकल सकते हैं, बाद में उसको बंद कर दिया गया और बाद में ये भी कहा गया कि सिर्फ 400 निकल सकते हैं। लेकिन अभी जो राफा बॉर्डर खोलने की जो बात हुई है, वो जो विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं गाजा में, अमेरिका के नागरिक हैं, बाकी और कई देशों के नागरिक हैं, उनको निकालने के लिए इस बॉर्डर को खोलने की बात की गई, लेकिन वो भी नहीं खुल पाया। और इजिप्ट जो है उसको अपनी सिक्योरिटी की जो चिंता तो है ही, साथ ही साथ उसको ये लगता है कि लाखों की तादाद में लोग आएंगे तो उनके देश में जो हालात हैं वो खराब होंगे और कुछ हो सकता है कि जो आतंकवादी हैं वो भी वहां घुस आएं। तो कई तरह के कंसर्न है, कई तरह की कोशिशें हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो निर्दोष लोग गाजा में हैं उन तक कैसे मानवीय मदद पहुंचे, और इस बात पे इजराइल जो है अभी तक कोई भी रियायत बरतने को तैयार नहीं है, और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है। जी, शुक्रिया आपका उमाशंकर। महुआ मोइत्रा के सवाल पूछने के मामले में एक मंत्री का खुलासा हुआ है। बीजेपी सांसद ने लिखी है एक और चिट्ठी। हीरानंदानी और महुआ की भाषा एक है, ये कह रहे हैं आईटी राज्य मंत्री, और ये भी कहा है कि अगर आरोप सही है तो ये शर्मनाक है। राजीव चंद्रशेखर ने यह कहा है महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक और चिट्ठी लिखी है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी खत लिखा है, और पासवर्ड आईपी एड्रेस को लेकर यह खत लिखा गया है, और निशिकांत दुबे ने जांच की मांग इसमें की है। इस मामले में अडानी समूह ने एक बयान जारी किया है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में किया गया केस दरअसल उसके रुख की पुष्टि है कि कई ताकतें समूह को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं। बयान में कहा गया है कि सीबीआई को महुआ मोइत्रा और हीरानंदानी के खिलाफ शिकायत की गई। उनके खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया। अडानी समूह को बदनाम करने के लिए संसद में पैसे लेकर प्रश्न पूछे जाने का आरोप है। एक सांसद ने महुआ मोइत्रा को निलंबित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। इससे 9 अक्टूबर 2023 के हमारे बयान की पुष्टि हुई है। कुछ लोग और समूह हमारा नाम और हमारी साख खराब करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके पीछे OCCRP जैसी विदेशी संस्थाओं की भी मदद है। मीडिया के एक हिस्से शॉर्ट सेलर्स ने मिलकर अडानी समूह के खिलाफ मुहिम चलाई है। हम अपने स्टॉक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के हित में ये बयान जारी कर रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है, यानी कि उन्होंने ये पोस्ट किया है कि सांसदों के सभी संसदीय कार्य, सचिव सहायक और इंटर्न्स की एक बड़ी टीम करती है। माननीय अश्विनी वैष्णव जी, कृपया सभी सांसदों की लोकेशन और लॉगिन डिटेल जारी करें। कृपया स्टाफ को लॉगिन करने की दी गई ट्रेनिंग से जुड़ी सूचना भी जारी करें। तो हमारे साथ इस मामले पर बातचीत के लिए जुड़े हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा स्टूडियो में। महुआ मोइत्रा ने जो सफाई दी है अपनी, उस पर आप क्या कहेंगे, और ये मामला था क्या सवाल महुआ मोइत्रा ने जो पूछे, उस पर जो आरोप अब लग रहे हैं कि बहुत सारे गिफ्ट दिए गए उनको, पैसे दिए गए उनको, और एक वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत वो काम कर रही थी। बिल्कुल, ये कई सारी बातें कल सामने आई थी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा गया था निशिकांत दुबे की ओर से। ये पुष्टि हुई है वहाँ पर कि पत्र मिल चुका है। इस पर आगे की कार्रवाई के बारे में स्पीकर फैसला करेंगे। इस बीच निशिकांत दुबे ने एक दूसरा पत्र लिखा है। ये आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा गया, और जो MOS हैं राजीव चंद्रशेखर, उनको भी लिखा गया। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है जो कल उन्होंने लिखा था कि किस तरह से महुआ मोइत्रा का जो लोकसभा का पोर्टल का लॉगिन है, जिसके जरिए सांसद सवाल पूछ सकते हैं, उसमें किस तरह से दूसरे लोगों को एक्सेस दी गई, ये आरोप लगाया गया था। तो उन्होंने आज आईटी मंत्री को पत्र लिखकर ये कहा है कि वो इसका पता लगाए कि कहाँ से लॉगिन हुआ है, और जहाँ पर महुआ मोइत्रा नहीं थी क्या वहाँ से लॉगिन करके कोई सवाल डाला गया। इसके बाद अब से कुछ देर पहले राजीव चंद्रशेखर, जो कि MOS IT हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीर बताया है। और उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो कही है ट्वीट में, उन्होंने ये कहा है कि डेटा लोकलाइजेशन को लेकर जो सवाल महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में पूछा था, अमूमन बिल्कुल वैसी की वैसी ही बात
एक कारोबारी जिनके बारे में बार बार कल से कहा जा रहा है, निशिकांत दुबे ने भी कहा है, हीरानंदानी के बारे में नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन यह कहा है कि वो कारोबारी जब आए थे मिलने के लिए तो उन्होंने वही बातें की थी जो इस पार्लियामेंट्री सवाल में कही गई थी। तो यानी दोनों बातें इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि जो सवाल पूछा गया और जो बातें इस कारोबारी की ओर से मंत्री से यानी सरकार से कही गई वो दोनों एक दूसरे से मैच करती हैं। यानी वो अपने जो कारोबारी हित थे उसी को आगे बढ़ाने के लिए आए थे मंत्री के पास और उन्हीं के कारोबारी हितों को बढ़ाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछा गया। तो ये दोनों बातें एक तरह से मैच कर रही हैं। ये राज चंद्रशेखर के इस ट्वीट में बात कही गई है। जी, धन्यवाद अखिलेश आपका। और ये बहुत इसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी है जिसमें बताया गया है कि क्या क्या उन्हें गिफ्ट मिला और 2 करोड़ का उन्हें कैश मिला और उसके अलावा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पैसे मिले, उनके सरकारी आवास की मरम्मत कराई गई, उन्हें बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स के, लग्जरी ब्रांड्स के मेकअप, उसके अलावा जूतियाँ, बैग्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं उन्हें मिली हैं। तो ये सब आरोप हैं। अब इस खबर से आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे हैं, ये आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। वहां पर दुर्गा पूजा की गहमा गहमी है और किस तरह के पंडाल में गए हैं गृह मंत्री, एक ब्रेक के बाद। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में संतोष मित्र स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया है। इस पंडाल का थीम अयोध्या का राम मंदिर है जिसका उद्घाटन अगले साल होने जा रहा है। पिछले साल दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया था। दुर्गा पूजा आस्था के साथ साथ बंगाल की सियासत की भी एक अहम कड़ी है। पिछले कुछ सालों से बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव देखने को मिला है क्योंकि दोनों ही पार्टियां इसके जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश करती दिखती हैं। तो ये दिलचस्प है कि किसका पंडाल कैसा बन रहा है। जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने से पहले ही उत्तर कलकत्ता के पंडाल में राम मंदिर का उद्घाटन यहाँ पर कलकत्ता वालों ने कर दिया है। इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और आज पंडाल में जाकर मां के सामने समग्र बंगाल की जनता के लिए, देश की जनता के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना भी करूंगा और बंगाल में से भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार जल्दी समाप्त हो, ऐसी शक्ति हम सबको मां दे, ऐसी प्रार्थना करूंगा। और महाराष्ट्र के अहमदनगर और नारायणपुर स्टेशन के बीच एक ट्रेन की 5 बोगियों में भीषण आग लग गई है। गनीमत ये था कि समय रहते सभी पैसेंजर ट्रेन से बाहर आ पाए। हादसे की सूचना दमकल विभाग को दी गई है। आग पर काबू पाने का काम जारी है।